हेलो बेटा, सो वेलकम बैक टू अ सीरीज़। न्यू सीरीज़ शुरू करी है रीनीट के लिए, बैक रिवीजन सीरीज़ के लिए। आज का हमारा टॉपिक है थर्मोकेमिस्ट्री। सबसे पहली चीज़ देखेंगे, डेल्टा एच अगर आपका पॉजिटिव आता है तो वो रिएक्शन हमारी एंडोथर्मिक होती है, नेगेटिव आता है तो क्या होती है एक्सोथर्मिक। एंडो में एनर्जी एब्जॉर्व होती है और नेगेटिव में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। सबसे पहले देखेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन कौन सी होती है। हीट ऑफ फॉर्मेशन में हमेशा याद रखना है जो भी चीज़ आप फॉर्म करेंगे वो आपको 1 मोल फॉर्म करनी है, और जिससे फॉर्म करेंगे मतलब जो रिएक्टेंट साइड में लेंगे वो आपकी मोस्ट स्टेबल स्टेट में होना चाहिए, स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए। हाइड्रोजन की स्टैंडर्ड स्टेट H2 में एग्जिस्ट करता है गैशियस स्टेट में, फ्लोरीन भी आपका F2 में एग्जिस्ट करता है गैशियस स्टेट में। तो आप ऐसे करेंगे, बट यहाँ 1 मोल होना चाहिए तो इधर हाफ करेंगे। सेकंड ज़रा देखेंगे यहाँ पे, अगर ये ग्लूकोज का है तो कार्बन किस फॉर्म में होना चाहिए, ग्रेफाइट में होना चाहिए। 6 है तो इधर 6 मोल्स आ जाएंगे। हाइड्रोजन H2 गैस में होना चाहिए, बैलेंसिंग करेंगे 6 आ जाएगा। और ऑक्सीजन यहाँ पे क्या होना चाहिए, गैशियस फॉर्म में ही होना चाहिए, ऑक्सीजन O2 में एग्जिस्ट करता है। तो स्टैंडर्ड स्टेट में इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की जो वैल्यू होती है वो आप 0 लेते हैं। हाइड्रोजन H2, फ्लोरीन F2, आयोडीन I2 में होता है, ब्रोमीन लिक्विड में होता है, सॉरी I2 आपका किस में होता है, सॉलिड में होता है। नेक्स्ट फॉस्फोरस वाइट लेंगे यहाँ पे, सल्फर रोम्बिक सल्फर लेंगे, नाइट्रोजन N2 गैस, कोई भी मेटल होगा तो आप उसको सॉलिड स्टेट में लेंगे। सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम कोई भी होगा, नाइट्रोजन गैस, O2 गैस एंड कार्बन ग्रेफाइट फॉर्म में लेंगे। नेक्स्ट ज़रा देखेंगे हीट ऑफ कंबशन क्या होता है। हीट ऑफ कंबशन में एनर्जी हमेशा रिलीज होती है, ये वाला प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है। अगर हम किसी को भी कंबस कर रहे हैं, कोई हाइड्रोकार्बन को कर रहे हैं, जैसे CH4 को कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ कंबशन होता है तो क्या बनाएगा, CO2 और H2O। इक्वेशन को बैलेंस कर देंगे। अब याद रखेंगे जिस चीज़ को कंबस कर रहे हैं वो 1 मोल होना चाहिए। हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। इक्वेशन बैलेंस हो गई है, तो याद रखना है इधर बस 1 मोल होना चाहिए। अब इसी के अंडर एक और छोटा सा टॉपिक आता है, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है। जैसे आप कोई भी चीज़ खाते हैं, नमकीन या एनीथिंग यू ईट, तो उसके पीछे उसका कैलोरीफिक वैल्यू लिखा होता है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ इंथैल्पी ऑफ कंबशन की वैल्यू लिखनी है। नेगेटिव आएगी बिकॉज वो एक्सोथर्मिक होती है, या नेगेटिव साइन नहीं दिखाना है आपको उसको, उसमें ऑलरेडी पता है कि एनर्जी इससे रिलीज होगी आप खाओगे तो इंथैल्पी ऑफ कंबशन को किससे डिवाइड करते हैं, उसके मोलर मास से डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को ग्लूकोज का निकालना है तो ग्लूकोज की इंथैल्पी ऑफ कंबशन लिखेंगे यहाँ पे, डिवाइडेड बाय ग्लूकोज का मोलर मास जो कितना होता है 180। तो इसकी वैल्यू क्या आती है, यूनिट क्या होगी, जूल पर ग्राम। अकॉर्डिंगली आप देखेंगे जैसे क्वेश्चन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यूज लिखेंगे। नेक्स्ट ज़रा देखेंगे हीट ऑफ फेस चेंज क्या होता है। जब आपका सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है, तो अगर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, फॉर एग्जांपल आइस आपकी कन्वर्ट हो रही है वाटर में, तो यहाँ पे जो इंथैल्पी इन्वॉल्व होगी दैट इज़ इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, और इधर भी हम लोग 1 मोल ही लेते हैं। वेपराइजेशन में क्या होता है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है। फॉर एग्जांपल वाटर आपका लिक्विड फॉर्म में किस में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। और फ्यूजन में, वेपराइजेशन में, अगर आप सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं, लिक्विड से गैस में जा रहे हैं, इस प्रोसेस में इस साइड जाने में एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्व होती है। जैसे आप पानी उबालते हो तभी वेपर्स में कन्वर्ट होता है, और अगर इसमें अपोजिट जाना होगा तो वहाँ पे एनर्जी क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। इधर पॉजिटिव है तो इधर क्या होगा, नेगेटिव होगा। सब्लिमेशन कौन सा प्रोसेस होता है, जब डायरेक्ट सॉलिड से गैस का कन्वर्जन होता है उसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल आप इसमें नैफ्थलीन ले सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हीट ऑफ ट्रांजिशन क्या होता है, जिसमें आप फेस चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन आपका ग्रेफाइट था, मोस्ट स्टेबल फॉर्म, उससे आप किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, डायमंड में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर आप जिस स्टेट में वो एग्जिस्ट करता है, अभी जो मैंने रेफरेंस स्टेट लिखी थी उससे आप दूसरी स्टेट में कन्वर्ट करेंगे विच इज़ नॉट रेफरेंस स्टेट, तो वहाँ पे एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्व होती है। अगर इसी का ही अपोजिट आता कि डायमंड से ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये आपका यू कैन से रेफरेंस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, उस टाइम पे एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो कोई भी चीज़ अगर स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है तो एनर्जी रिलीज करेगा, अपोजिट हो रहा है तो पॉजिटिव, ऐसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन आपके पास क्या होता है, फॉर एग्जांपल कोई आयन है या फिर कोई सॉल्ट है, आप उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर रहे हैं, जैसे CuSO4 ले लेते हैं,
उसमें 5H2O ऐड करा है, क्या बनेगा, CuSO4.5H2O। तो इस टाइम पे वाटर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के जो मॉलिक्यूल्स लगते हैं उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन बोलते हैं। अब ये एनहाइड्रस सॉल्ट से हाइड्रेटेड सॉल्ट में कन्वर्ट हुई है। एनहाइड्रस भी हो सकता है, पार्शली हाइड्रेटेड सॉल्ट भी हो सकता है, एंड इवन कोई आयन भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास फ्लोरीन है, वो आपका किस में था, गैशियस स्टेट में था, वाटर में डालने के बाद वो हाइड्रेट हो गया है, एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है। तो दिस इज ऑल्सो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। नेक्स्ट देखेंगे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। आपने सॉल्ट है उसको वाटर में, एक्सेस ऑफ वाटर में डाल दिया है, वो आपके KCl एक्वस में कन्वर्ट हो गया है, इसको हम एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है। आपके पास 1 मोल ऑफ गैशियस मॉलिक्यूल है, उसको आप ब्रेक कर रहे हो, हाइड्रोजन गैस है, कन्वर्ट हो रहा है 2 हाइड्रोजन में ब्रेक हो रहा है, इनके बीच का बॉन्ड टूट रहा है, एटमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। नेक्स्ट देखेंगे बॉन्ड एनर्जी क्या होती है। बॉन्ड एनर्जी भी आपका एटमाइजेशन जैसा ही है, लेकिन अगर डाई एटॉमिक है, फॉर एग्जांपल H2 है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपकी पॉली एटॉमिक गैस है, पॉली एटॉमिक कुछ है, तो वहाँ पे हम एवरेज लेते हैं। जैसे पहला बॉन्ड तोड़ने में जो एनर्जी लगेगी दैट इज़ योर बॉन्ड एनर्जी 1, दूसरे के लिए जो लगेगी दैट विल बी 2, ऐसे ही तीसरे के लिए, और फिर क्या होगी फोर्थ के लिए। तो एग्ज़ाम में लिखा नहीं होगा, बट वहाँ पे जो वैल्यूज़ हम पुट करते हैं वो एवरेज ही पुट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ज़रा देखेंगे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ये नेगेटिव होता है, इसमें एनर्जी रिलीज होती है, दिस इज़ योर एक्सोथर्मिक। अब इसमें याद रखना है, जब भी कोई स्ट्रॉन्ग एसिड की मैं बात करूँ या सिंपली कोई एसिड और बेस न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, तो आपका किस में कन्वर्ट होंगे, सॉल्ट और वाटर में कन्वर्ट होंगे। तो ये सॉल्ट और वाटर बन रहा है, तो इसमें आप लोग 1 मोल नहीं मेंशन कर सकते, बिकॉज एसिड और बेस का यहाँ पे इन फैक्टर अलग हो सकता है। तो हम वहाँ पे क्या बोलते हैं, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड एंड 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस जब आपस में यू कैन से हीट रिलीज करेंगे, न्यूट्रलाइज होंगे, तो उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज़ नोन एज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इम्पॉर्टेंट क्या है, जब भी स्ट्रॉन्ग होगा एसिड और आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो उसमें एनर्जी हमेशा कितनी रिलीज होती है, -57.1, ये किलो जूल पर मोल में है। कैलोरीज में होती है 13.7 किलो कैलोरीज पर मोल। अगर आपके पास इनमें से कोई भी वीक है, फॉर एग्जांपल वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस है, दूसरा भी ले सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ वीक बेस है, या फिर दोनों ही वीक हैं, तो ऐसे केसेस पे क्या होता है, एनर्जी कभी भी आपकी 13.7 किलो कैलोरीज या किलो जूल पर मोल में इसमें नहीं रिलीज़ होगी, इससे कम रिलीज़ होगी। तो यहाँ से लेस रिलीज़ होगी, नेगेटिव साइन में आप देखोगे। फॉर एग्जांपल मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, जैसे आपकी रिलीज़ हो गई 25 किलो जूल पर मोल, तो एनर्जी कम रिलीज़ होगी, इतनी नहीं रिलीज़ हो सकती, बिकॉज यहाँ पे जब आपका स्ट्रॉन्ग होता है तो वहाँ पे कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, वेरएज वीक में पार्शियल डिसोसिएशन होता है, तभी उतनी एनर्जी नहीं रिलीज़ हो सकती है। नेक्स्ट देखेंगे व्हेन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हमें निकालना है और बॉन्ड एनर्जी या कंबशन गिवन होता है तो क्या लगाते हैं, तो वहाँ पे आप हमेशा क्या करते हैं, अगर आपका बॉन्ड एनर्जी या एंथैल्पी ऑफ कंबशन होता है तो वहाँ पे हम रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं, मतलब रिएक्टेंट में सबकी वैल्यू ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू एंड माइनस क्या करते हैं, प्रोडक्ट की। लेकिन अगर यही चीज़ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है तब हम प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं, याद रखना है ये। इसके क्वेश्चंस मैं कल लूँगी, कल हम इसके थर्मोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे, आज बस थ्योरी रिवाइज कर रहे हैं। इससे पहले आपने, मैं मान रही हूँ कि आपको रिवीजन आता है, आपने पढ़ा हुआ है। हेस लॉ क्या होता है, फॉर एग्जांपल ए से बी में कन्वर्ट हो रहा है, बी से सी में, सी से डी में, और ए से डी डायरेक्ट कन्वर्जन हो रहा है। तो यहाँ पे अगर डेल्टा H1 लग रही है, डेल्टा H2, डेल्टा H3 और इसको डेल्टा H है, तो हेस लॉ क्या बोलता है कि आप कोई भी स्टेप से जाएं, मतलब आप ये लॉन्ग रूट से जाएं या आप सिंगल रूट से जाएं, तो उसकी वैल्यू सेम आती है। तो डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 किसके इक्वल आएगा, डेल्टा H।
तो इसको हम लोग हेस लॉ बोलते हैं। मतलब आपने घर जाना है, आप लॉन्ग रूट लेके जाएं या आप सीधा घर जाएं, इन जनरल आप घर ही पहुंचेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अगर इक्वेशंस होती है तो कैसे सॉल्व करते हैं। ए से बी की वैल्यू अगर मैं एक्स मान रही हूँ, एक्स किलो जूल पर मोल रिलीज हो रही है। अगर इधर 2 हो गया, मतलब मैंने इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा है तो ये 2x हो जाएगा। ठीक है, अगर इधर हाफ हो गया है, इक्वेशन को हाफ करा है, मल्टीप्लाई डिवाइड आप जो भी कर रहे हैं, तो ये x/2 हो जाएगा। अगर आपने इक्वेशन रिवर्स कर दी है तो वो प्लस एक्स था तो ये माइनस एक्स होगा, माइनस एक्स होगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है। और अगर आपके पास दो इक्वेशन आप अगर प्लस कर रहे हैं तो वैल्यूज़ में भी प्लस होता है, तो यहाँ पे अगर मैं ऐड कर रही हूँ तो x प्लस वाई ही होगा, इधर डी ले लेते हैं। और अगर मैं माइनस करती तो यहाँ पे क्या होता, x माइनस वाई। तो a प्लस सी लिख दिया है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, b प्लस डी। माइनस होता तो माइनस का साइन लगाएंगे। जो चीज़ आप इक्वेशन के साथ करेंगे वही चीज़ें आपको वैल्यूज़ के साथ भी ट्रीट करनी है, इन सिंपल। नेक्स्ट देखेंगे, किरचॉफ्स इक्वेशन आपके लिए लिख रखा है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन बनता है तो वो किरचॉफ्स इक्वेशन का हो सकता है। या आपका T2 वाले टेम्परेचर का, या T1 वाले टेम्परेचर का है, डेल्टा CP दे रखा है और दो टेम्परेचर रेंज आपको दे रखी है, T2 माइनस T1 करते कांस्टेंट प्रेशर पे है। और अगर वॉल्यूम होता है तो वहाँ पे हम इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू लिखते हैं, तो वहाँ पे CV आ जाएगा। बाकी फॉर्मूला सेम है। अगर आप देखें डेल्टा CP कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे, वो आपको गिवन होगा क्वेश्चन में। एंड डेल्टा CV भी आप क्या करेंगे, CV ऑफ ऑल दी प्रोडक्ट माइनस CV ऑफ ऑल दी रिएक्टेंट। सो ये आज हमने थर्मोकेमिस्ट्री का बस रिविजन करा है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम कल करेंगे, ऑल द न्यूमेरिकल्स, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है।